बॉस को हरा दिया था वो डंजन खत्म हो जाता है और जिन वो एक ट्रेन स्टेशन में खड़ा था। वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ बाहर आता है, लेकिन वहाँ आसपास एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। वहाँ खड़ा सोल्जर जल्दी ही उसे छुपने को कहता है, पर उस तलवार को देखकर वो समझ जाता है कि वो एक हंटर है, तो वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में इधर उधर देखकर उसे पता लग जाता है कि कोई डंजन ब्रेक हुआ है। सोल्जर बताता है कि बाहर आए हुए सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक जायंट मॉन्स्टर जिंदा है। जिनवो की परसेप्शन एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसे पता लग जाता है कि बॉस है कहाँ। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हंटर्स को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और उनका लीडर उनसे कहता है कि वो टैंक को हील करने में फोकस करें। वहीं टैंक को समझ नहीं आता कि फाइटर्स कर क्या रहे हैं, क्योंकि इतनी देर से लड़ने पर भी वो मॉन्स्टर जरा भी डैमेज नहीं हुआ था। जिनवो जब ये सारी चीजें देखता है वो समझ जाता है कि ये सारे हंटर्स जल्दी जल्दी में इकट्ठा किए गए हैं, क्योंकि इनमें टीम वर्क नाम की कोई भी चीज नहीं है। उसे अपनी परसेप्शन स्किल से पता लग जाता है कि यहाँ 8 ई रैंक हंटर्स हैं और एक डी रैंक हंटर है, और वो डी रैंक हंटर टैंक है। एक लड़की जूही को हील करने को कहती है, लेकिन वो ढंग से फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि आंख बंद करते ही उसे वही डंजन याद आने लगता है। ये देख के जिन समझ जाता है कि जूही अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, बिल्कुल उसी की तरह। एक सेकंड, ये तो एक डी रैंक बॉस है ना, तो जिससे मैं लड़के आया हूँ उससे तो ये बहुत कमजोर है। अगर मैं बस उसका डिफेंस बैरियर तोड़ दूं तो वो लोग उसे हरा देंगे। जिन अपनी टूटी हुई तलवार को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे उसका बैरियर टूट जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग उसे हरा देते हैं। डी रैंक हंटर को यकीन नहीं होता कि जिस पे वो इतनी देर से हमला कर रहे थे वो एक टूटी हुई तलवार से हार गया, और वो वहां खड़े सोल्जर से पूछता है कि इसे किसने फेंका था। सोल्जर उसे बताने लगता है, पर जिनवो तब तक वहां से जा चुका था। वो जरूर एक हाई रैंकिंग हंटर होगा। मुझे नहीं लगा था कि मैं एक ही हमले में उसे हरा दूंगा। लगता है वो पहले से ही काफी कमजोर हो गया था। और जूही सोचने लगती है कि क्या वो जिनवो था। आगे जिनको रोज डेली क्वेस्ट मिलते रहते हैं, जिन्हें कंप्लीट कर करके वो अपना लेवल अप करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल की सारी लड़कियां अपने जिनवो पर लट्टू हो रखी हैं। वो कहने लगती हैं कि वो जब आया था तो बड़ा ही पतला सुतला था, पर अब बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया है और ऊपर से बहुत अच्छी बॉडी भी है उसकी। जिन एक्सरसाइज ही कर रहा था तभी एक नर्स उसके रूम में आ जाती है और उसकी बॉडी को देखकर शर्मा जाती है। वो उससे पूछती है कि क्योंकि वो आज डिस्चार्ज होने वाला है तो वो कैसा महसूस कर रहा है। वो कहता है कि वो बहुत अच्छा है, तो वो उसे डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स फिल करने को दे देती है। जिन थैंक यू बोलकर वहां से जा ही रहा था तभी वो नर्स उसे रोककर उसका फोन नंबर मांग लेती है। ये मेरा नंबर क्यों मांग रही है? अच्छा, इसने टेस्ट रिजल्ट देने होंगे ना। जिसके बाद वो उसे नंबर दे देता है। इसके बाद हम एक न्यूज इंटरव्यू देखते हैं जहाँ की बाइक बैठा हुआ था, जो कि एक एस रैंक हंटर है जिसने उन जायंट ants को मारा था। वो इस कंट्री के 7 एस रैंक हंटर्स में से एक है। इंटरव्यूअर के पूछने पर वो उसे बताने लगता है कि वो खुद को मेंटेन करने के लिए रोज ट्रेनिंग करता है। दूसरी तरफ जिन्हा स्कूल जा रही थी तभी वो अपने भाई को देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो ट्रेनिंग कर रहा है, और ऊपर से उसकी हाइट भी पहले से लंबी हो गई है। हाँ, शायद ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो उसे छाता देकर स्कूल भेज देता है। उसके जाने के बाद वो सोचने लगता है कि उसे अपनी पॉइंट्स को किस एबिलिटी में लगाना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसके मकान मालिक का फोन आ जाता है। जिन घबराया हुआ उसका फोन उठाता है। तुमने अभी तक अपना किराया नहीं भरा है, लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तुम बाद में भी भर सकते हो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े समय में मैं भर दूंगा। अब मैं पहले से ताकतवर हो गया हूँ और गॉब्लिन्स को तो आसानी से मार सकता हूँ, तो किराया भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो ऑनलाइन जॉब्स को ढूंढने लगता है। अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे हाई रैंकिंग गेट में जाना होगा, लेकिन मेरा रैंक तो सिर्फ ई है। क्या मुझे दोबारा से टेस्ट देना चाहिए? लेकिन अगर मैंने टेस्ट दिया तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन आ जाएगी, क्योंकि सेकंड अवेकनिंग बहुत ज्यादा रेयर होती है और ऊपर से ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि अपना लेवल इंक्रीज करके अपनी ताकत बढ़ा सकता हो। जिसके बाद वो जॉब लिस्टिंग्स देखने लगता है, जहाँ की एक जॉब को देखकर वो शॉक हो जाता है और अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता हुआ वहां पहुंच जाता है, जहां वो एक हांग नाम के हंटर से मिलता है। हांग उससे माफी मांगता है क्योंकि उसका सारा ग्रुप जिनवो को सबसे वीकेस्ट हंटर मानता है, पर जिन कहता है कि उसे तो इन सब की आदत है। असल में ये एक सी रैंक मिशन है और हमें इस गेट को एंटर करने के लिए 8 लोगों की जरूरत थी, तो हमें तुम्हारी जरूरत सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए ही है। और क्योंकि तुम लड़ाई नहीं करने वाले हो तुम्हें लूट का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, पर पार्टिसिपेशन के लिए तुम्हें 2 मिलियन वॉन्स मिलेंगे। जिन उसकी टीम को देखता है और उसे पता लगता है कि वहाँ 4 सी रैंकर्स हैं और 2 डी रैंकर। जिन इस मिशन के लिए मान जाता है और हांग उसे बताता है कि उसका काम सिर्फ सप्लाईज को कैरी करना होगा और उनके साथ कोई हीलर नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मिशंस पर जाते हुए कोई भी हीलर तैयार नहीं होता है। ये सुन के जिन को थोड़ा डाउट होने लगता है। इसके बाद वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने को देता है जिसपे ये लिखा है कि अगर डंजन में उसे कुछ हो जाता है तो हंटर्स की जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद हम एक और हंटर को देखते हैं जो कि डी रैंक है, पर उसके आर्मर्स और वेपन्स बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। उन्हें देखकर जिन समझ जाता है ये कोई अमीर बाप की औलाद है और वो अपना नाम जिन हो बताता है। ये तुम्हारा फर्स्ट सी रैंक डंजन है ना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसके बाद वो सभी लोग डंजन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में हो की बातें बंद ही नहीं होती और उसकी सारी चै चै जिन को सुननी पड़ती है। जब वो डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं वो उस गेट के साइज को देखकर हैरान हो जाते हैं, पर हांग उन्हें बताता है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे 2 बार चेक किया है, ये सी रैंक डंजन ही है। जिन भी हो को बताता है कि गेट के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिगेटर्स उसके अंदर के मैजिक को चेक करते हैं और इससे ही इसका लेवल डिसाइड होता है। इसके बाद वो सभी डंजन के
अंदर पहुंच जाते हैं, जहां हांग का एक साथी अपने मैजिक से उजाला कर देता है, पर उन्हें अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता। जिसके बाद आगे जाने पर उन्हें दो रास्ते दिखते हैं। तभी जिन को मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है और वो सभी को बता देता है कि उनकी तरफ इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ये सुन के सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ दीवारों में कई जगह होल्स हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन पर हमला कहां से होने वाला है। तभी जिन उन सभी को बताता है कि वो मॉन्स्टर्स ऊपर हैं। सबसे पहले वान अपने मैजिक से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देता है। हांग अपनी टॉन्टिंग स्किल का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बुलाने लगता है और उसके साथ ही उन्हें मारने लगते हैं। जिन वो भी उनके टीम वर्क को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सभी लोग काफी समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। रही बात हो की तो ये अभी तक जिंदा सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स की वजह से ही है। सारी चीजें बड़ी ही स्मूथली जा रही है, पर पता नहीं मुझे क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने आता है, पर वो अपनी एक लात से ही उसे मार गिराता है। उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो लोग उनके मैजिक जेम्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। थैंक्स जिनवू, अगर तुमने हमें ना बताया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि मॉन्स्टर्स हम पर हमला कहां से करने वाले हैं। पर जिन कहता है कि उसने बस तुक्का मारा था। तभी वान हांग को बुलाता है और उसे दिखाता है कि एंट्स की बॉडी पर काटने के निशान है। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है, यहाँ कोई इनसे भी ताकतवर मॉन्स्टर है। जिनवू को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। हो, तुम्हारे इक्विपमेंट्स काफी महंगे हैं ना, अपना थोड़ा ध्यान रखना। किसी और जगह पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि जमीन के हिलने की वजह से घबरा जाता है, पर दूसरा बंदा उससे शांत रहने को कहता है क्योंकि ये बस उनका गिल्ड मास्टर ट्रेनिंग कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो बाइक है जिसने एक बड़े से पत्थर को अपने हल्के से पंच से ही पूरी तरह से तोड़ दिया है। ये तो मेरे वार्म अप के लायक भी नहीं था, साफ कराओ इसे। दूसरी तरफ जिन का ग्रुप डंजन के और अंदर जा रहा था और कुछ दूर जाने पर उन्हें काफी सारे मकड़ी के जाले दिखते हैं और जैसे ही वो इस एरिया को पार करते हैं उन्हें सामने बहुत सारे माना क्रिस्टल्स दिखते हैं। सभी लोग बात करने लगते हैं कि वो इसे कैसे बांटने वाले हैं और हांग सोचता है कि वो इन पैसों का यूज करके अपनी अलग एक स्ट्राइक टीम बनाएगा और अपने भाई को दिखा देगा कि वो भी उससे कम नहीं है। दूसरी तरफ वो जिन से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और हांग के पास जाकर उससे कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन को सिर्फ मॉन्स्टर से गिरी हुई लूट नहीं मिलेगी, पर माना क्रिस्टल्स बैटल लूट नहीं है, यानी इन सभी माना क्रिस्टल्स का 8 हिस्सों में बंटवारा होगा। हांग स्माइल करता है और इस बात के लिए मान जाता है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अभी हमें इस बॉस मॉन्स्टर से भी लड़ना है, पर हमें इसे मारने से पहले सभी माना क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे मार दिया तो दरवाजा क्लोज हो जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि वो अभी सो रहा है। तभी वो अपने एक साथी को डांट लगाने लगता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट गियर लाना भूल गया। तुम दोनों यहीं पर रहो, तब तक हम ट्रांसपोर्ट गियर को लेकर आते हैं, और फिक्र मत करो, जब तक कि कोई उसे गुस्सा नहीं दिला देता उस स्पाइडर की नींद नहीं खुलेगी। उनके जाने के बाद जन सोचने लगता है कि अगर वो इतने पुराने हंटर्स हैं तो उन्होंने किसी एक्सपीरियंस हंटर को कॉल क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ हम हांग को देखते हैं। वान, जाओ और गुफा का गेट क्लोज कर दो। वान अपने एक हमले से गुफा के दरवाजे को बंद कर देता है। मुझे इसी बात का शक था। मिस्टर सॉन्ग ने पहले ही उसे वार्न किया था कि हंटर्स में कुछ घटिया लोग भी होते हैं, डंजन में एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, तो अगर डंजन में कोई क्राइम कमिट करता है तो किसी को भी पता नहीं लगता। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, तो जब तक कि कोई सर्वाइवर नहीं है किसी को भी कोई सबूत नहीं मिलेगा। वहीं हो पछताने लगता है और उसे लगता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं लाई होती तो शायद वो ऐसा नहीं करते। तुम गलत सोच रहे हो, वो हर वक्त हमें मारने को तैयार थे। तभी वो देखते हैं कि उस डंजन का बॉस जाग चुका है। जिनवू, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लगता है शुरू से ही उनका प्लान यही था, लेकिन उस दिन के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। हो, तुम पीछे हो जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। दूसरी तरफ हांग अपनी टीम के साथ डंजन से बाहर आ जाता है। उसका एक टीममेट उससे पूछता है कि उन्होंने सीधा उन्हें मार क्यों नहीं दिया, फालतू में ये सब नाटक करने की जरूरत ही क्या थी। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हमने उन्हें वहां मार दिया होता तो वो स्पाइडर जाग जाता, उसके बाद वो माना क्रिस्टल कौन तेरा बाप लेके आता बाहर। एक बार वो मॉन्स्टर उन्हें खाकर सो जाए, उसके बाद हम सभी माना क्रिस्टल्स को बाहर ले आएंगे। अगर वो उन्हें मारकर नहीं सोया तो हमें ही उस मॉन्स्टर को हराना होगा, जो कि काफी मुश्किल होने वाला है। तो हम माना क्रिस्टल को नहीं ले पाएंगे, पर कोई बात नहीं, हम उस अमीरजादे के इक्विपमेंट्स को लेकर बेच देंगे, हमें उनके बहुत पैसे मिलेंगे। वही डंजन के अंदर हो जिनसे कह रहा था तुम पागल हो गए हो, वो एक सी रैंक का बॉस है, उसे सी रैंक या उसके ऊपर का हंटर ही हरा सकता है। तुम तो ई रैंक हंटर हो सही कह रहा है। भले ही मैं रिवेकन हुआ हूँ और मेरे लेवल काफी बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं काफी कमजोर हूँ। वो गोलम और वो स्नेक दोनों ही लेवल डी बॉस थे, उनके मुकाबले ये स्पाइडर कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर नहीं लग रहा। शायद मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि सी रैंक मॉन्स्टर से मुझे डर ना लगे। शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। असली हंटिंग अब शुरू होती है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसका नाम गोटू है, वो बोरिंग मीटिंग में जा जाकर परेशान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ डंजन में उससे लड़ते हुए जिनको पता लगता है कि उस स्पाइडर की स्किन बहुत ज्यादा टफ है और उसके अटैक्स इतने ज्यादा खतरनाक है कि अगर एक बार भी वो उसे लग गए तो उसकी जान तो जानी पक्की है। वहीं हो इन सभी चीजों को देख रहा था। ये नामुमकिन है, एक ई रैंक हंटर ऐसे मूव नहीं कर सकता। ये आखिर है कौन? कहीं ये कोई फेक रैंकर तो नहीं? कुछ हंटर्स अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और जानबूझकर लोअर रैंक लाते हैं। ये सनकी लोग होते हैं जो कि कमजोरों को मारकर मजे लेते हैं। ये कहीं उनमें से एक तो नहीं? वहीं लड़ते लड़ते जिन थकने लगता है और अभी तक उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं डाला था।
उसे जल्दी ही इस मैच को खत्म करना होगा। वो अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटीज को यूज करना चाहता है, जिसके लिए उसे स्पाइडर के वीक पॉइंट्स पर हमला करना होगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, वो स्पाइडर उसके ऊपर एसिड से हमला कर देता है। मुझे अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा। लगता है डैश स्किल को यूज करने का समय आ चुका है। वो इस स्किल का यूज करके बड़ी जल्दी उस स्पाइडर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उस स्पाइडर का सर भी बहुत ज्यादा मजबूत था, तो डैगर की कोई भी स्किल उसके ऊपर असर नहीं करती। लेकिन जिन वो हार नहीं मानता और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी थकावट बढ़ती रहती है और अंत में वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस स्पाइडर को उसके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है। वो स्पाइडर उसकी चटनी बनाने ही वाला था, तभी उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो है फुल रिकवरी। स्पाइडर उसके ऊपर हमला कर देता है। हो को लगता है कि जिन तो गया, लेकिन जिन अपनी स्पीड का यूज करके स्पाइडर के ऊपर फिर से हमला कर देता है, और इस बार उसका निशाना उसकी आंख थी, और इस बार डैगर के इफेक्ट्स उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो जिन लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है ताकि इफेक्ट्स बढ़ते रहे, और धीरे धीरे जिन उस स्पाइडर को हराने में कामयाब होता है, जिसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने डंजन के मास्टर को हरा दिया है। लेकिन जिन जानता है कि ये सब कुछ उसका लक था। अगर उसने फुल रिकवरी को पहले एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वो मर चुका होता। वहीं हो हैरान हो जाता है क्योंकि जिन ने एक डंजन बॉस को अकेले ही हरा दिया था, और उसे यकीन हो जाता है कि जिन वो एक फेक रैंकर है, जिनको उस स्पाइडर से एक जेम मिलता है। तभी वहां हो पहुंच जाता है। बड़े भैया, अब से मैं इस सामान सारा मैं ही उठाऊंगा, और आप चाहे तो वो जेम भी इस बैग में डाल सकते हैं। क्या आप पानी पीना चाहेंगे? जिसके बाद वो अकेले ही माना क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। इससे क्या हुआ, उसी वक्त हंक का ग्रुप वहां पर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन को उसी हंटर के साथ स्पार कर रहे थे और उसके ऊपर भारी पड़ते हैं। आप तो सच में काफी ताकतवर हैं। मैं पहले से काफी कमजोर हो गया हूँ, और तुम्हारी इंप्रूवमेंट को देखकर पता लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ट्रेन करते हो। ट्रेनिंग से भले ही एक हंटर का लेवल ना बढ़े, लेकिन स्किल्स तो इंप्रूव हो ही जाती हैं। एक हंटर को मेंटली और फिजिकली हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, खासकर डंजन्स में जहाँ पता नहीं होता कि कौन सा इंसान कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ डंजन में हंक के सारे पंटर कह रहे थे कि वो दोनों चिरकुट इसलिए जिंदा है क्योंकि ये स्पाइडर बहुत ज्यादा कमजोर होगा, और उस अमीरजादे के आर्मर ने ही उन दोनों को अभी तक जिंदा रखा है। तुम्हारा आर्मर सच में काफी कमाल का है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अमीर फैमिली से हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जिन को मार दो। हम कोटा को पूरा करने के लिए कमजोर हंटर्स को इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि हम उन्हें मारकर पूरी लूट अपने लिए रख सके। अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें उसे मारना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों को ही यहाँ मरना होगा। इस लड़के का आर्मर सच में काफी खतरनाक है। इसी की मदद से उस स्पाइडर को उसने मार गिराया। तभी हो जिन के सामने आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख के वो सभी लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और हांग उनसे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी इंसान की जान ली है? तभी जिन के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है, और वो क्वेस्ट उन सभी लोगों को मारने का था। वो सबसे पहले कमजोर वाले को मारना चाहते हैं, तो वहां जिनवू के ऊपर हमला कर देता है। उसकी हालत देखकर हो को उसकी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को देखते हैं, जिनमें से एक हंटर उनकी चाही के साथ ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उस एस रैंक हंटर ने बड़ी ही जल्दी उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया, और वो खुद को काफी लकी समझती है कि उन्हें चाह के गिल्ड ने रिक्रूट किया, क्योंकि एक हंटर के ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि उसके लोग कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं। दूसरी तरफ डंजन में जिन वो सोच रहा था, आखिरकार मैं कैसे भूल गया, ये दुनिया मतलबी धोखेबाजों से भरी हुई है। ये सिस्टम सीधा मुझे उन्हें मारने को कह रहा है। क्या ये मुझे किसी चीज के लिए जिंदा रखना चाहता है? अगर ऐसा ही है तो ठीक है। अगर ये सिस्टम मुझे यूज कर रहा है तो मैं भी इसे ताकतवर बनने के लिए यूज करूंगा। मैं तो भूल ही गया था, इस दुनिया में कमजोरों से हमेशा चीजें छीनी जाती हैं। अरे वाह, ये लगता है वीकेस्ट हंटर को समझ आ गया कि दुनिया काम कैसे करती है। अगर तुम लोग मारने के लिए तैयार थे, तो अगर तुम्हारे मरने की बारी आती है तो भागना मत। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है। तुम्हें सही में लगता है तुम्हारे जैसा ई रैंक हंटर हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? तो अभी वो बिजली की तेजी से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जो देख के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भले ही मुझे ऐसा सिस्टम ने करने को कहा था, पर मैंने आज एक मर्डर किया है। पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा दिल रुक जाता। अगर सिर्फ ताकतवर को ही जीने का हक है तो मैं ताकतवर बनकर रहूंगा। तभी दो हंटर्स उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो उनसे बहुत ज्यादा तेज था। उसके डैगर के डीबफ उनके ऊपर असर करने लगते हैं, और वो उन दोनों को आसानी से मार गिराता है। जिसके बाद मरने की बारी आर्चर की थी। ये सब देखकर डर के मारे वान उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर वो उसके हमले से भी बचकर उसे भी मार डालता है। ये तो उस वक्त से भी ज्यादा ताकतवर है जब ये वो उस बॉस से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हांग अपने बफ्स को एक्टिवेट कर लेता है, और उसे यकीन है कि वो बॉस से लड़कर बहुत ज्यादा थक चुका है। मेरी रीइंफोर्समेंट से मेरी बॉडी स्टील जितनी ताकतवर हो गई है, इसका डैगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, जिन उसका मुंह पकड़कर जमीन पर दे मारता है, जिसके बाद डर के मारे वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी नहीं बचोगे। लगता है तुम भूल गए। तुमने ही मुझसे कहा था कि जो कुछ डंजन में होता है इसका बाहर किसी को कुछ नहीं पता लगता। क्या तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? लेकिन तभी जिन उसके ऊपर एक हमला करके उसकी गर्दन को काट देता है। उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो पूरा डंजन हिलने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसके बॉस को हरा दिया था।
था। जब वो बाहर आते हैं, उस स्पाइडर की लड़ाई के बाद सिर्फ वही लोग जिंदा बाहर आए थे, लेकिन ऑफिशियल को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि पार्टी में उन दोनों का रैंक सबसे ज्यादा लो था। पर हो के गियर को देखकर उसे लगता है कि उसी ने डंजन के बॉस को हराया होगा। वहीं जिन को यकीन नहीं होता कि इस खून खराबे के लिए भी उसे रिवॉर्ड्स मिले हैं। उसे मर्डरस इंटेंट नाम की स्किल मिली है जिससे उसके एनिमीज इतने ज्यादा डर जाएंगे कि 1 मिनट के लिए उनकी सारी एबिलिटीज 50% से हाफ हो जाएगी। हो जिन का शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। हो उससे पूछता है कि कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं, अच्छी बात है कि मैंने अपनी बहन को छाता दे दिया था। आगे वो को रिपोर्ट मिलती है कि एक डंजन में 6 हंटर्स मारे गए और सिर्फ 2 ही जिंदा वापस आए। वो को लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सारी चीजें तो होती ही रहती हैं। पर इसके बाद उसे पता लगता है कि जो 2 हंटर्स वापस आए हैं वो पार्टी के वीकेस्ट मेंबर थे और वो बच के वापस नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने ही बॉस को हराया है। और उनमें से एक हंटर जिन वू है। मरे हुए हंटर्स में से एक हंटर फेमस एस रैंक हंटर डोंगसू का छोटा भाई हांग डोंगसुक है। और अब वो समझ जाता है कि ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरी तरफ जिन जब रेड से वापस आता है, वो घर के लिए कुछ सामान भी लेकर आया था और वो अपनी बहन को बताता है कि उसने मॉम के इलाज के लिए पैसे जमा कर दिए हैं। वहीं जिना काफी हैरान थी क्योंकि इस वाली रेड से उसे काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिले हैं, पर इस बार वो जरा भी जख्मी नहीं दिख रहा था। तो उसे लगता है कि उसके साथ वाले हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन जिन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जिन वो बियर पीता है, पर तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल चीज गई है और वो उसे तुरंत ही डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसके बाद वो खाना ठूस कर सोने चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ उसकी बहन आती है और उसे बताती है कि कोई जिनहो नाम का लड़का उससे मिलने आया है। वहीं इतनी सारी बियर्स को देखकर वो उससे कहती है कि अगर वो इतनी बियर पीने लगा तो उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। पर जिन उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे और वहाँ से चला जाता है। आगे जिन वो हो से मिलने एक कैफे में आया हुआ है। मैं असल में एक स्ट्राइक टीम बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, जिन उसे सीधा मना कर देता है। मुझे अमीर लोगों से कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन वो इतनी ज्यादा मिन्नतें करने लगता है कि जिन को उसकी बात सुनने के लिए मानना ही पड़ता है। असल में मैं अपना एक गिल्ड खोलना चाहता हूँ, पर उसमें पहली कंडीशन ये है कि मुझे 20 मिशंस पर जाना होगा और वो वाला मिशन मेरा पहला ही था। रिटन एग्जाम्स के लिए भी मैंने काफी अच्छी तैयारी कर ली है, पर मेरी कॉम्बैट स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं है। तुम्हारे पिता का तो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? असल में मेरे पिता ने ही कहा है गिल्ड बनाने को। जिन वो सोचता है कि डंजन काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि जो भी चीजें वहाँ मिलती हैं बाहर आकर महंगे दामों में बिकती हैं। आगे हो कहता है कि उसके फादर एक एस रैंक हंटर को उनके गिल्ड का लीडर बनाना चाहते हैं और उसका भाई वाइस कमांडर बनेगा। लेकिन कंट्री में सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर्स हैं और मिनग्यू ने तो कभी किसी गिल्ड को ज्वाइन भी नहीं किया और अब वो रिटायर हो गया है। तो क्या तुम्हारे फादर दूसरे गिल्ड से एस रैंक हंटर को खरीदना चाहते हैं? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी सीधा गिल्ड से हो जाएगी। लेकिन तभी हो कहता है कि वो उस गिल्ड का लीडर बनना चाहता है और इसके लिए उसे जिन की मदद चाहिए और वो चाहे तो वो उसकी पावर्स को छुपाकर रेड्स में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद वो उसे एक बिल्डिंग के कागज दिखाता है जहां उनका हेडक्वार्टर होगा और इसकी कीमत 30 बिलियन वॉन है। यो जिन की मदद के लिए ये सारी बिल्डिंग उसके नाम करना चाहता है। अगर ये ऑफर उसे पहले मिला होता तो पलक झपकते ही इसे वो एक्सेप्ट कर चुका होता, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। वो दुनिया में अकेला ही हंटर है जो अपने रैंक को बढ़ा सकता है। उसे यकीन है कि वो एस रैंक या फिर उससे भी ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में 30 बिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन अभी भी वो अपनी पावर्स के बारे में सब कुछ नहीं जानता और उसके साथ काम करना रिस्की हो सकता है। तो जिन वो ऑफर के लिए मना कर देता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता और वो उससे कहता है कि अगर उसने उसकी मदद की तो वो जिंदगी भर के लिए उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। लेकिन जैसे ही जिन उसे घूर कर देखता है वो डर के मारे वहीं चुप हो जाता है। दूसरी तरफ होंग का छोटा भाई अपने भाई की मौत की वजह से बहुत गुस्से में है और वो उन दोनों सर्वाइवर्स के बारे में जानना चाहता है। लॉरा, क्या होगा अगर मैं किसी और कंट्री में किसी की जान लेता हूँ तो? वो बताती है कि अगर उस कंट्री से उनकी ट्रीटी है तो उसका ट्रायल वहीं पर चलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसे यहाँ डिपोर्ट कर दिया जाएगा और यहीं पर उसका ट्रायल होगा। डोंगसू अभी ही वहाँ जाना चाहता है, पर लॉरा उसे याद दिलाती है कि उसका स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मेरे वहाँ जाने तक जिंदा रहेंगे। इसके बाद हम अगले दिन जिन वो और उसकी बहन को देखते हैं जो कि साथ में जॉगिंग के लिए गए हैं, जहाँ जिन उससे पूछता है कि अगर उसके पास 30 बिलियन वॉन होते तो वो क्या करती। वो कहती है कि वो सबसे पहले माँ की बिल्स भरती और फिर अपनी कॉलेज की फीस। पर ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि इसके बाद क्या करना है उसे भी समझ नहीं आता। जिसके बाद जिन अपनी पूरी स्पीड में जॉगिंग करना शुरू कर देता है और वो देखता है कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद भी उसका रन कैलकुलेट हो रहा है और जब वो पुशअप करता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। जिना बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंच जाती है, लेकिन जिन वो चेक करना चाहता है कि वो काउंटर आखिर कब तक चलेगा, तो वो फिर से दौड़ पर निकल जाता है। उसे पता लगता है कि सारी चीजें डबल होने पर रुक जाती हैं, जिसके बाद उसका डेली टास्क एक सीक्रेट टास्क में बदल जाता है और उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता है जिसमें उसे 2 लूट बॉक्सेस में से एक को चूज करना होता है। वो ब्लेस्ड बॉक्स को चूज करता है जिसके अंदर से उसे एक डंजन की मिलती है जिससे वो डीमन के कासल के अंदर जा सकता है। पर सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उसे इसके अंदर एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। ये एक ऐसा एलेक्सर है जो कि किसी भी तरह की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। जिन वो अपनी माँ से मिलने जाता है, मुझे वो एलेक्सर ऑफ लाइफ हर कीमत पर चाहिए।
इसके बाद वो डंजन का गेट ओपन करने पहुंच जाता है। मैं जानता हूँ कि ये एस रैंक डंजन है, यहाँ ऐसे मॉन्स्टर होंगे जैसे जेजू आइलैंड पर थे। उनसे लड़ने में तो एस रैंक हंटर्स को भी मुश्किल हो रही थी। डर के मारे मेरी फटी पड़ी है, लेकिन अगर कुछ भी बुरा होता है तो मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। तो अभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि हेल का गेट कीपर है और उसका नाम सर्बरस है। मैं इस वक्त पर हार नहीं मान सकता और वो अपनी सभी स्किल्स को एक्टिवेट करके उसके ऊपर यूज करने जाता है, पर जब वो उसके ऊपर हमला करता है उसकी ये सारी स्किल्स भी वो मॉन्स्टर कैंसिल कर देता अगर सच में बिजनेस करने के बारे में सीरियस हो तो अभी सीखो। है। सर्बरस उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिससे लड़ाई के दौरान उसका एक हाथ भी कट जाता है। सर्बरस उसे अपने दांतों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और जब वो उसके ऊपर दोबारा हमला करता है उसकी लगभग 1/3 हेल्थ कम हो जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद वो अपनी रेड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे 3 मिनट तक उसकी सारी एबिलिटीज 100% से इंक्रीज हो जाती है। इससे उस मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिन उसे डॉज नहीं कर पाता, तो जिन को अपनी फुल रिकवरी रिवॉर्ड का यूज करना पड़ता है, जिससे उसका आर्म भी वापस आ जाता है। इसके बाद जिन फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और जैसे ही उसे लगता है कि वो फाइनली कुछ कर पा रहा है, उसे पता लगता है कि उसके अटैक का कोई असर नहीं हो रहा और वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करके उसकी एचपी को और भी ज्यादा कम कर देता है। वो मॉन्स्टर लगातार उसे मारता जाता है और जब उसकी हेल्थ सिर्फ 3% बचती है, वो धूल को उड़ाकर किसी तरह उससे छुपने में कामयाब होता है। वहीं सिस्टम पागलों की तरह उसे वार्निंग देता जाता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो स्टोन का यूज करने वाला था, सर्बरस आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो स्टोन उसके हाथ से छटक कर कहीं दूर गिर जाता है, जिसकी वजह से जिन को फिर से उस मॉन्स्टर से छुपना पड़ता है और अब उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अगर मुझे इसने एक दो बार और मारा तो मैं मारा जाऊंगा। तभी उसे याद आता है कि उसके सिस्टम में एक शॉप है जहाँ से वो जल्दी जल्दी 3 हीलिंग पोशंस खरीदता है, लेकिन हर एक पोशन सिर्फ 100 हेल्थ ही रिस्टोर करती है। जिसके बाद वो पॉइजन निकालता है जो कि उसे सांप को मारने पर मिला था। वो उस पॉइजन को पी जाता है, तभी सिस्टम उस पॉइजन को डिटेक्ट करता है और उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और उसके मसल्स भी इंटैक्ट रहते हैं। तभी सर्बरस उसके ऊपर हमला करने पहुंच जाता है और उसे फिर से बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन जिन अभी हार नहीं मानता और उसी वक्त वो देखता है कि उस मॉन्स्टर की रेड स्किल अब डीएक्टिवेट हो गई है। तो जिन ने जो भी उसके ऊपर हमले किए थे, अब वो उसके ऊपर असर करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जिन लगातार उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो उसे घायल करता जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ऐन वक्त पर जिन उसके मुंह को ही पकड़ लेता है, लेकिन सर्बरस उसे हवा में उछाल कर उसे अपने दांतों के बीच में दबा देता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन इस हालत में भी जिन हार नहीं मानता और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। सर्बरस उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे नहीं छोड़ता और एक फाइनल अटैक के बाद वो मॉन्स्टर हार कर नीचे गिर जाता है और एक नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने हेल के गेट कीपर को हरा दिया है। इसकी वजह से वो कई बार लेवल अप करता है और उसके सारे जख्म भी हील हो जाते हैं और उस गेट कीपर को हराने के बाद उसे डीमन कासल की एक की भी मिल जाती है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी नोटिफिकेशन आती है जो कि एलिक्सर की रेसिपी थी, जिसमें बताया गया है कि उसे 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी जो उसे डीमन के कासल में मिलेगी। सर्बरस से फाइट के बाद उसे पता लग चुका है कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो इस हालत में उस कासल के अंदर गया तो वो 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन वो वादा करता है कि वो एक दिन यहाँ वापस जरूर आएगा। इसके बाद जिन फिर से अपनी मॉम को देखने जाता है। क्या मैं सच में मॉम की इटर्नल स्लीप को ठीक कर सकता हूँ? मुझे 3 में से एक भी इंग्रेडिएंट नहीं मिला, पर मुझे ये तो पता है कि वो कहाँ मिलेगा। पर अगर मैं इस लेवल पर कासल के अंदर गया तो मैं जिंदा कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझे अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ानी होगी। इसलिए वो हो की रिक्वेस्ट को मान लेता है और उसके साथ 19 सी रैंक मिशंस पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि उसकी एक शर्त है कि वो रेड्स पर सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे और हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सी रैंक गेट्स में जाने के लिए 8 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। यानी हमें बस हां की स्ट्रेटजी का यूज करना होगा। हम बस कोटा को पूरा करने के लिए हंटर्स को रिक्रूट करेंगे, पर ये बहुत ज्यादा रिस्की है। इसे इस तरह से सोचो, अगर सिर्फ हम दोनों 19 सी रैंक मिशंस को कंप्लीट करते हैं तो ये कितनी कमाल की बात होगी और तुम्हारे डैड इससे तो इंप्रेस हो ही जाएंगे। ये सुन के वो भी तैयार हो जाता है और कहता है वो रेड्स और बाकी के मेंबर्स का इंतजाम कर लेगा। दूसरी तरफ 4 रनिंग कर रही थी, जिस दौरान उसे पता लग जाता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है और वो उसे सामने आने को कहती है। मैं बस आपसे बात करने का सही मौका ढूंढ रहा था। वो उसकी ट्रेनिंग इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगता है और उसे अपना कार्ड दे देता है। इसके बाद हम हो को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ कहीं जा रहा था। 10 साल पहले जब गेट्स पहली बार आए थे तब से ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अब दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना
डंजन्स की रिसोर्सेज के फंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए हंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर एसोसिएशन पूरी नजर रखती है। यहाँ तक कि गेट्स को भी वही मैनेज करते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनका नहीं होता। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो हैं गिल्ड्स। जापान के टॉप हंटर गिल्ड्स हैं हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, द फेम गिल्ड और द नाइट गिल्ड। डंजन्स के प्रॉफिट पर इन्हीं की मोनोपोली है। मैं चीजों को ऐसे ही आगे बढ़ने नहीं दे सकता। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें अपने गिल्ड को बनाना ही होगा। वही हो सोच रहा था कि अगर उन्होंने एस रैंक हंटर्स को जोड़कर गिल्ड बना भी लिया तब भी इसमें रिस्क है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा था। वो नोटिस करता है कि जो भी वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता है अब वो काउंट नहीं हो रही है, और जो पहले उसे लूट बॉक्स मिला था अब वो ऑप्शन में भी नहीं है। तो वो एक रेगुलर लूट बॉक्स ही निकालता है इस उम्मीद में कि उसे कुछ अच्छा सा मिल जाएगा, पर उसमें से उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है। समय बीतता जाता है और वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, लेकिन अब उसे जो 3 पॉइंट मिलते हैं वो काफी नहीं लगते। तभी जिनवू को एक मैसेज आता है जो कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से डी रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट है। मैं इस मिशन पर अकेला तो नहीं होऊंगा, पर कुछ ना करने से बेहतर तो जाना ही होगा। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जहां उसका एक स्टूडेंट उससे कह रहा था आप तो सच में कमाल के हैं, मैंने पूरी कोशिश की फिर भी आपको नहीं हरा पाया। तभी सॉन्ग को भी वही मैसेज आता है तो उसका स्टूडेंट उससे पूछता है कि वो अभी तक रिटायर क्यों नहीं हुआ। ये सुन के सॉन्ग को वही डबल डंजन याद आ जाता है। तुम सच कह रहे हो, एक बूढ़ा आदमी जिसका एक हाथ भी कट चुका है वो भला क्या कर सकता है। तभी उसका स्टूडेंट माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। सॉन्ग कहता है कि उसके प्राइम ईयर्स तो अब खत्म हो गए हैं, लेकिन वो अपने बच्चे कुछ समय में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। दूसरी तरफ हम एक बच्चे को खेलता हुआ देखते हैं जिसका डरपोक बाप किम उसे देख रहा था। उसे भी वही नोटिफिकेशन आती है और उसकी बीवी उसे याद दिलाती है कि पिछली रेड से वो बड़ी मुश्किल से जिंदा वापस आया था, तो अब उसे कुछ और करना चाहिए। पर किम कहता है कि उन्हें पैसों की जरूरत है क्योंकि उनके बच्चे का स्कूल जल्द ही शुरू होने वाला है। तुम फिक्र मत करो, हंटर एसोसिएशन लो लेवल हंटर्स को खतरनाक मिशंस पर नहीं भेजती। वो दिन बस एक एक्सेप्शन था। दूसरी तरफ चोई बाइक को मिलने बुलाता है जो कि उसके ऊपर भड़का हुआ है क्योंकि उसकी वजह से उसे सड़े गले इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं। जब बाइक अपनी सारी भड़ास निकाल लेता है चोई उसे बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना खुद का गिल्ड बनाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बाइक को ये पहले से ही पता था। मुझे सच सच बताओ आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। दूसरी तरफ जूही के रूम में फोन पे उसकी मॉम उससे कहती है कि वो हंटिंग की जॉब छोड़ दे क्योंकि वो बस दूसरों के रास्ते में आएगी, इसलिए वो उसे घर वापस आने को कहती है। लेकिन ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। आप मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कीजिए, और फोन को काट देती है। वो रोते हुए सोचने लगती है कि क्या वो सच में बस दूसरों के रास्ते में आती है। तभी उसे हंटर एसोसिएशन से वही सेम मैसेज आता है। दूसरी तरफ चा चोई के पास जा रही थी तभी रास्ते में उसे बाइक दिखाई देता है। ऑफिस में जाकर चा उसे बताती है कि जब वो ट्रेन कर रही थी उसे योजिंग कंस्ट्रक्शन के एक मेंबर ने कांटेक्ट किया था। वो शायद एक नया गिल्ड लॉन्च करने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि चा उनके गिल्ड की मास्टर बने। अगर तुम मुझे ये सारी चीजें बता रही हो इसका मतलब तुमने उन्हें मना कर दिया है। ये सारी बातें बताने के लिए शुक्रिया। इसके बाद चा उससे पूछती है कि मिस्टर बाइक यहाँ क्या कर रहे थे। चोई बाइक से पूछता है कि वो जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचता है। जब से वो रेड फेल हुई थी उस आइलैंड को सील कर दिया गया है और बस दूर से ही वहाँ पर नजर रखी जाती है और हर साल वहाँ की अपडेट लोगों को दी जाती है। लोगों के दिलों में अभी भी वहाँ का डर बैठा हुआ है। चाहे दुनिया मुझे वेपन ऑफ ह्यूमैनिटी कहती हो, पर मैं उस आइलैंड के बारे में कभी नहीं भूल सकता, ना ही वहाँ जो हुआ था वो। मैं जल्द ही उस आइलैंड को क्लियर करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी और क्रू की मदद चाहिए होगी, और साथ ही पब्लिक ओपिनियन भी हमारी तरफ होना चाहिए, इसलिए मैंने वो इंटरव्यू भी रखवाया था। ये सारी बातें सुन के बाइक की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जब उस आइलैंड पर उसका एक दोस्त मारा गया था, वहीं किसी अंधेरी जगह पर एक आदमी किसी से कह रहा था कि वो उन्हें मार डाले। दूसरी तरफ जिनके घर में उसकी बहन हैरान हो रखी है कि वो इतना बिजी कैसे रहने लगा है, क्योंकि पहले तो हर गेट से बाहर आने के बाद उसे हफ्तों लग जाते थे रिकवर करने में, और उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी ट्रेनिंग का कमाल है। जिन वो वहां से अपने रेड पर निकल जाता है, पर वो अपना एक भी गियर लेकर नहीं जाता। किसी और जगह हम सॉन्ग को देखते हैं। मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, पर मेरी अवेकेंड एबिलिटीज कोई भी फिजिकल तरीके से मुझे इंप्रूव नहीं करती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की, लेकिन एक डंजन में इसका कोई काम नहीं बचा। तभी अचानक से उसके सामने जिनवू आ जाता है। वो नोटिस करते हैं कि जिनवू पहले से काफी अलग दिख रहा है। वो उसे बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में उठा उसकी टांग वापस से जुड़ी हुई थी। तो सॉन्ग को लगता है कि शायद हाई रैंकिंग हीलर्स ने उसे हील कर दिया होगा, लेकिन सॉन्ग उतना लकी नहीं था। वो जब गेट के पास पहुंचते हैं वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये बिल्कुल रीयूनियन जैसा है। किम बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था और वो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाता। उस भयानक दिन को जो सर्वाइव कर पाए उसमें से 5 सर्वाइवर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसे समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। जूही जिनवू को देख के बहुत खुश हो जाती है और वो भी कहती है कि वो पहले से काफी बदल गया है। तभी वहाँ कुछ कैदी आ जाते हैं और वो जूही के साथ उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, पर उनके साथ गैंग भी है जो कि उन्हें डांट के चुप करा देता है। ऑफिशियल उन्हें बताती है कि ये क्रिमिनल्स हैं जो कि यहाँ पर अपनी सजा को कम करवाने आए हैं। वो उन्हें यकीन दिलाती है कि वो क्रिमिनल्स कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे, पर अगर वो ऐसा कुछ ट्राई भी करते हैं तो उनके साथ गैंग जा रहा है जो कि एक बी रैंक हंटर है। तो अगर वो कुछ भी करते हैं तो वो तीनों सी रैंक क्रिमिनल
क्रिमिनल्स को आसानी से संभाल लेगा। जिनवू जूही से कहता है कि वो साथ में ना आए, लेकिन जूही नहीं मानती। सभी क्रिमिनल्स को फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद कैंग जाके बाकी से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि वो क्रिमिनल्स को हैंडल कर लेगा। जिनवू सॉन्ग को लीडर बनने को कहता है। इसके लिए सॉन्ग उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि वही एक वजह है जो कि इतने सारे लोग उस डंजन से जिंदा वापस आ पाए। वहीं किसी वजह से कैंग जिनवू को घूर रहा था। इसके बाद वो सभी लोग डंजन में चले जाते हैं, जहाँ की वो तीनों प्रिजनर्स आसानी से सभी गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं। कुछ देर में ही वो सभी लोग सभी गॉब्लिन्स को मार गिराते हैं और सॉन्ग जिनवू की इंप्रूवमेंट को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जूही भी कहती है कि ये कमाल की बात है कि अभी तक जिनवू को चोट नहीं आई है और वो उम्मीद करती है कि आज किसी को भी उसकी जरूरत ना पड़े। वहीं सॉन्ग उसके ऑरा को देखते हैं। इसका ऑरा बिल्कुल ही बदल गया है। आगे जाने पर उन्हें 3 अलग अलग रास्ते दिखते हैं। कैंग कहता है कि ये मिशन काफी आसान लग रहा है, तो उन्हें 3 ग्रुप्स में बच जाना चाहिए, जिसके लिए सॉन्ग मान जाते हैं। कैंग कहता है कि वो सारे क्रिमिनल्स को लेके राइट वाले गेट में जाएगा, बाकी लोग अपना देख सकते हैं। वहीं जिनवू को अपनी परसेप्शन से पता लग जाता है कि कौन सा रास्ता उन्हें बॉस की तरफ लेकर जाएगा, तो वो सॉन्ग को कहता है कि उन्हें लेफ्ट वाले रास्ते में जाना चाहिए और किम एक हंटर के साथ बीच वाले रास्ते में चला जाता है। वहीं किम जब मॉन्स्टर से लड़ रहा था, वो कहने लगते हैं कि इस मिशन को कंप्लीट करने पर वो जिनवू से जाकर माफी मांगेगा, क्योंकि भले ही उसने जो किया था वो अपनी फैमिली के लिए था, लेकिन इससे उसकी गलती ठीक नहीं हो जाती। वो बंदा पूछता है कि क्या वो उन्हें माफ करेगा। जो हमने किया है उसके लिए हमें कोई माफ नहीं कर सकता, लेकिन माफी मांगना हमारा फर्ज है। दूसरी तरफ सारे प्रिजनर्स ने गॉब्लिन्स को मार दिया है। कैंग उनसे पूछता है कि अगर ये सब ह्यूमंस होते क्या तब भी वो लोग इन्हें मार देते। वो कहते हैं कि ह्यूमंस और इनमें जरा भी फर्क नहीं है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ किसी आदमी की बेटी को उन 3 लोगों ने असॉल्ट किया था, जिसकी वजह से उसने खुद की ही जान ले ली और वो आदमी गुस्से में है, क्योंकि कुछ सालों में ही वो सारे कैदी जेल से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ऊपर से वो हंटर्स हैं, तो वो रेड्स को ज्वाइन करके अपनी सजा को और ज्यादा कम करवा लेंगे। इसलिए वो आदमी 3 मिलियन लेकर आया है, जो कि वो कैंग को देना चाहता है उन तीनों कैदियों की जान लेने के लिए। वहीं प्रेजेंट में वो उनसे कहता है, यहाँ से जाने के बाद मैं सर्वेलेंस टीम को बता दूंगा कि यहाँ हमें 100 गॉब्लिन्स मिले थे जिन्होंने तुम्हें मार डाला। कुछ देर में ही वहाँ किम और उसका साथी भी पहुंच जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि कैंग ने 2 कैदियों को मार दिया है। कैंग उन प्रिजनर से कहने लगता है कि उससे कहा गया है कि वो इन तीनों को टॉर्चर करके मारे। तभी वो देखता है कि वहाँ किम पहुंच गया है, तो वो सबसे पहले उस प्रिजनर को मार देता है और उन 2 गवाहों को मारने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिन को याद है कि कैंग उससे हॉस्पिटल में मिलने आया था और बस उम्मीद करता है कि वो उसे भूल चुका हो। तभी उन्हें चीखने की आवाज आती है और जब वो सभी भागते हुए वहाँ पहुंचते हैं, उन्हें क्रिमिनल्स की डेड बॉडी दिखती है। किम का साथी भी मारा जा चुका है और वो देखते हैं कि किम की हालत काफी ज्यादा बुरी है। जूही उसे हील करने लगती है, पर उसके जख्मों को देखकर सॉन्ग समझ जाता है कि उसकी यह हालत किसी मैजिकल बीस्ट ने नहीं की है। वो वेपन काफी ज्यादा शार्प था और जिसने भी उसे यूज किया है उसने जानबूझकर किम के वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड किया है। पर किम ने अब हार मान ली है। जिनवू उसे याद दिलाता है कि उसकी एक फैमिली भी है, उसे जिंदा रहना ही होगा ताकि वो हमेशा उससे नफरत करता रहे। किम अपनी आखिरी सांसों में जिनवू से माफी मांगता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त कैंग जूही को मारने की कोशिश करता है, पर जिनवू बीच में आकर उसे बचा लेता है। उसकी स्पीड को देखकर कैंग भी इंप्रेस हो जाता है और सॉन्ग समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। तुम तो हंटर एसोसिएशन के लिए काम करते हो ना, तो भला ये सब क्यों कर रहे हो? उन प्रिजनर्स ने तुम पर हमला करके तुम सभी को मार दिया, पर वो लोग मुझे मार नहीं पाए, इसलिए मैं ही सिर्फ जिंदा बाहर गया। कैसी लगी मेरी कहानी? सॉन्ग जिनवू को पीछे रहने को कहता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो उससे लड़ पाएगा और वो खुद उससे लड़ने के लिए आगे जाता है, ये जानते हुए कि कैंग बी रैंक है, उससे एक लेवल ऊपर। जूही अपने मैजिक से सॉन्ग की फिजिकल एबिलिटीज को बफ कर देती है और वो अपने स्वॉर्ड्समैनशिप का यूज करके कैंग को हराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कैंग उसके हर अटैक को डॉज करता जाता है। जिनवू भी उनकी लड़ाई को देख रहा था और वो समझ जाता है कि सॉन्ग भले ही अभी उसे टक्कर दे रहे हैं, पर कैंग को हराने के लिए उनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। कैंग लड़ाई के दौरान उसे घायल करने में कामयाब होता है, पर उसे ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि जूही तुरंत ही उसके जख्म को हील कर देती है और वो सबसे पहले जूही को मारने का डिसाइड करता है। पर एन वक्त पर वहाँ सॉन्ग आकर उसे रोक देता है। सॉन्ग कहता है कि उसने एस रैंक हंटर्स को ट्रेन किया है, तो वो उससे नहीं हारने वाला। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम्हारी ये नई ताकत बस टेम्पररी है और एक जादूगर कभी भी एक असासिन को नहीं हरा सकता। और वो उसके ऊपर लगातार हमला करके सॉन्ग को मौत के करीब पहुंचा देता है। और क्योंकि अब जूही की पावर्स भी खत्म हो गई थी, वो उसे हील नहीं कर पाती और कैंग उसे मारने जाने लगता है। तभी कैंग अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे वो बच जाता है। तुम जानबूझकर एक स्वॉर्ड्समैन की तरह लड़े ताकि मैं भूल जाऊं कि तुम एक जादूगर हो। तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ जिनवू आ जाता है। तुम फिर से बीच में आ गए, आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। ये नामुमकिन है। अगर तुम ई रैंक हंटर होते तो मेरे अटैक को कभी नहीं रोक पाते। तुम अपनी ताकत को छुपा रहे हो, यानी तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कैंग को भी याद आता है कि वो जिनवू से हॉस्पिटल में मिलने गया था। उस वक्त माना रीडर ने सिर्फ 10 दिखाया था, यानी उसकी सेकंड अवेकनिंग बाद में हुई है। लेकिन इससे एक बात क्लियर नहीं होती कि वो डबल डंजन कैसे सर्वाइव कर गया। लेकिन इससे अब कैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता और वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। जिनवू उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। कैंग कहता है कि वो तो बस वही कर रहा था जो ये क्रिमिनल्स डिजर्व करते थे, मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तुमने मिस्टर किम और उन्हें क्यों मारा? तुम आसानी से उन्हें मार सकते थे, पर तुमने जानबूझकर उन्हें भी टॉर्चर किया। तुम्हें इन सब चीजों में मजा आता है ना? इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जब वो उस लड़की के पिता से बात कर रहा था। मुझे बड़े बड़े गिल्ड से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं, पर मैं जानबूझ के थोड़े पैसों के लिए हंटर एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ, क्योंकि बीस्ट्स को मारने से ज्यादा लोगों को मारने में मजा आता है। वहीं प्रेजेंट में जिनवू और कैंग की लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों की स्पीड को देखकर जूही और सॉन्ग हैरान हो जाते हैं। लड़ते वक्त कैंग को पता लग जाता है कि उनकी बिल्ड लगभग सिमिलर है, लेकिन हाई रैंकिंग अपोनेंट से लड़ने का एक्सपीरियंस उसके पास ज्यादा है। वो इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर फाइट को कंट्रोल करने लगता है। तभी जिनवू उससे कहता है, क्या तुम अपने ब्लड लस्ट को थोड़ा कम कर सकते हो? लेकिन अब इसके लिए देर हो चुकी थी। उसके सिस्टम को पता लग गया है कि कोई उसकी जान लेना चाहता है और पिछली बार की तरह उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे एनिमी की जान लेनी होगी। जिनवू अचानक से ही किसी डार्क पावर में घिरने लगता है और कैंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि इस लड़ाई में उसका पलड़ा भारी होगा। तभी अचानक से जिनवू अपनी पूरी स्पीड का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है और कैंग देखता है कि उसके वेपन में जहर लगा हुआ था। वो लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन कैंग के पास अभी भी एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसने लास्ट के लिए बचा कर रखी है। वो अचानक से ही वहां से गायब हो जाता है। ये एक स्टेल्थ स्किल है जिससे ना ही मेरा कोई पता सूंघकर लगा सकता है, ना देखकर और ना ही सुनकर। सिर्फ कुछ लोगों के पास ये स्किल है और दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि उनमें से मैं भी एक हूँ। कैंग जिनवू को घायल कर देता है और बाकियों से कहता है कि चुपचाप वहीं खड़े रहें और अपनी बारी का इंतजार करें। कैंग को लगता है कि अपने इंजर्ड पैर के साथ अब जिनवू कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे सदमा तब लगता है जब जिनवू की इंजरी इंस्टेंटली हील होने लगती है। ये भला कैसे हो सकता है? आज तक मैंने एक भी कॉम्बैट हंटर नहीं देखा जो कि हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकता हो। वहीं जिनवू उससे कहता है, मेरी एक और इमोशन खत्म हो गई है। तुम्हारे जैसे इंसान को मारने के लिए मुझे गुस्सा भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के कैंग समझ जाता है कि जिनवू ने पहले भी किसी इंसान की जान ली है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसे बहुत कम समय में बहुत मुश्किल डिसीजन लेने पड़े हैं, इसलिए सिर्फ उसका अपीयरेंस नहीं बल्कि पूरा ऑरा ही बदल चुका है। कैंग फिर से उसी एबिलिटी का यूज करके जिनवू के ऊपर हमला करने लगता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिनवू उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा है, उसकी ब्लड लस्ट को सेंस करके। कैंग के पास अभी भी एक ट्रिक बची हुई थी, लेकिन तभी जिनवू अपने मर्डरस इंटेंट स्किल का यूज करता है और कैंग चारों तरफ से एक डार्क ऑरा से घिर जाता है। और जब तक उसे पता लगता कि एक टैगर उसके सीने में घुस चुका है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो कहता है कि जिनवू और वो दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही किलिंग मशीन है। वो आज इसलिए मर रहा है क्योंकि वो उससे कमजोर था। तुमने मुझे हरा दिया है तो तुम अभी रैंक बनने का नाटक तो नहीं कर पाओगे। मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हमेशा ग्रो करता रहता है। ये सुन के कैंग समझ जाता है कि जिनवू की ताकत अब बढ़ती ही जाएगी, पर वो उसे वार्न करता है कि अगर वो और ताकत के पीछे भागता रहा तो एक दिन वही ताकत उसके ऊपर हावी हो जाएगी। जिनवू का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसे कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैं जितना स्ट्रॉन्ग बनता हूँ उतना मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ खत्म हो रहा है। वो दोनों उनकी जान बचाने के लिए जिनवू का शुक्रिया अदा करते हैं। जिनवू उन दोनों को यहाँ से जाने को कहता है और अकेला ही उस बॉस को हराने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, पर वो जानते हैं कि अब वो इतना ताकतवर है कि ये चीज भी उसके लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ वो को जब ये पता लगता है कि कैंग सीक्रेटली लोगों की जान ले रहा है, वो हैरान हो जाता है। इसके बाद उसे कैंग के मिशन के सर्वाइवर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ वो जिनवू को देखकर हैरान हो जाता है। वो कैंग की हरकतों के लिए माफी मांगता है और उनसे पूछता है कि कैंग को किसने मारा। जिनवू उसे बताने ही वाला था, लेकिन तभी सॉन्ग कहता है कि उसने मारा है। मैं एक सी रैंक हूँ और मैं जीता सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास एक हीलर की मदद थी। लेकिन वो को इस कहानी पर यकीन नहीं होता क्योंकि कैंग एक टॉप लेवल बी रैंक हंटर था और एक मेज टाइप सी रैंक हंटर उसे कभी नहीं हरा सकता। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वहीं कैंग अब क्योंकि स्ट्रांग हो चुका था, वो को देखकर उसे पता लग जाता है कि वो एक